હાય હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, જેડબલઈ અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે प्लीज ज्वाइन आराध्य क्लासेस. तो देखो बच्चों, हम लोग सोडियम क्लोराइड के लैटिस एंथैल्पी के बारे में या उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोसेसेस हैं उसके बारे में बात कर रहे थे. तो ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और सोडियम क्लोराइड स्टेबल है. कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है? तो पहला है आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम एटम. आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम एटम. तो यहां पर जो प्रोसेस है उसके अंदर ये जो सोडियम एटम है, यहां पर जो सोडियम एटम है ऑब्वियसली वो गैस फॉर्म में होगा. ये सोडियम एटम कन्वर्ट होता है गैसियस Na+ में और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज होता है. जो ओवरऑल प्रोसेस है दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H आयोनाइजेशन वो है +491. यहां पर है +49 5.8 किलोजूल्स पर मोल. 495.8 किलोजूल पर मोल. सेकेंड प्रोसेस जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन या इलेक्ट्रॉन गेन बाय क्लोरीन. तो यहां पर गैसियस क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- गैस बना लेता है. यहां पर डेल्टा H जो है दैट इज डेल्टा EgH, उसका वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव होगा व्हिच इज -348.7 किलोजूल पर मोल. तो यहां पर अगर आप ओवरऑल डेल्टा H देखें तो ओवरऑल डेल्टा H जो है दैट इज डेल्टा EgH प्लस डेल्टा HI. तो उसको अगर आप सम ऑफ करेंगे तो उसका वैल्यू जो है दैट इज 147.1 किलोजूल पर मोल. ये जो वैल्यू निकल करके आता है वो 147.1 किलोजूल पर मोल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 एंडोथर्मिक है. वो स्टेप नंबर 1 प्लस स्टेप नंबर 2 एंडोथर्मिक है. इसका मतलब एनर्जी तो चाहिए होगा इसके अंदर. मतलब ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए या सोडियम क्लोराइड जो है वो तो अनस्टेबल होना चाहिए. जी नहीं, ऐसा नहीं है. देयर इज थर्ड थिंग आल्सो व्हिच इज नोन एज लैटिस एनर्जी. इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं. लैटिस एनर्जी में क्या होगा, यहां पर ये जो सोडियम क्लोराइड दैट इज Na+ और Cl- बने हुए हैं वो कंबाइन होकर के सोडियम क्लोराइड का लैटिस बना देंगे. तो थर्ड प्रोसेस इज लैटिस एनर्जी. थर्ड प्रोसेस जो है दैट इज लैटिस एनर्जी. यहां पर लैटिस एनर्जी के अंदर क्या होगा, तो गैसियस Na+ और गैसियस क्लोरीन माइनस कंबाइन होकर के सोडियम क्लोराइड का लैटिस बना देंगे, जिसका फिगर मैंने अभी ड्रॉ किया था वो. और इसके लिए जो प्रोसेस है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H लैटिस दिस इज इक्वल टू -788 किलोजूल पर मोल. इसका जो वैल्यू है दैट इज -788 किलोजूल्स पर मोल. अब अगर हम डेल्टा H ओवरऑल निकालें, डेल्टा H ओवरऑल, तो ये हो जाएगा डेल्टा H1 जो इस स्टेप में था प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. तो इसको अगर हम सम अप करेंगे तो वो हो जाएगा 147.1. इन दोनों का सम ऑलरेडी करके रखा है. -788 यूनिट आएगा किलोजूल पर मोल. तो इसका आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव के अंदर आएगा और ये वैल्यू जो है दैट इज -640.9 किलोजूल्स पर मोल. -640.9 किलोजूल पर मोल. तो देखिए therefore energy is released in the process. कहने का मतलब इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है and sodium chloride is stable. So energy is released in the process.
एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस के अंदर रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस एंड हेंस सोडियम क्लोराइड इज एक्सोथर्मिक। अब बच्चों एनर्जी रिलीज क्यों होती है समझो, जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू एनर्जी एब्सॉर्ब, सो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस की मदद से सोडियम क्लोराइड जो है वो एनर्जी को लूज कर रहा है, ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है, दैट इज व्हाई सोडियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल हुआ है। अब कब का हम लोग लैटिस एंथैल्पी बात कर रहे हैं, तो चलिए अब डिफाइन कर ही लेते हैं कि लैटिस एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी, अभी मैंने सोडियम क्लोराइड का आपको लैटिस तो बता ही दिया था। ठीक है, किसी भी आयोनिक सॉलिड का लैटिस एंथैल्पी कैसे डिफाइन करते हैं, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी क्या है वो बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लैटिस एंथैल्पी, कि भाई लैटिस एंथैल्पी किसको बोलते हैं, एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल की मदद से लैटिस एंथैल्पी को एक्सप्लेन करिए। तो देखिए किसी भी आयोनिक सॉलिड का लैटिस एंथैल्पी मतलब उस आयोनिक सॉलिड को कंप्लीटली, 1 मोल आयोनिक सॉलिड को कंप्लीटली गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन में सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। लैटिस एंथैल्पी ऑफ सॉलिड आयोनिक सब्सटेंस, किसी सॉलिड आयोनिक सब्सटेंस का जो लैटिस एंथैल्पी है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, as amount of energy required to separate यहां पर 1 मोल ऑफ ionic solid in its constituent ions, constituent ions में आयोनिक सॉलिड को सेपरेट आउट करना हो तो हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। क्योंकि बोला है एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो हम लोग सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं कि लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 788 किलोजूल पर मोल। सोडियम क्लोराइड की जो लैटिस एंथैल्पी है वो है 788 किलोजूल पर मोल, which means 788 kilojoule energy is required to separate 1 mole of sodium chloride in its constituent ions, that is Na plus and Cl minus। Na plus और Cl minus में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लेना पड़ेगा वो है 788 किलोजूल पर मोल। अगर आप इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दोगे तो यहाँ पर आप उसको Na plus और Cl minus के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। अब हम लोग बॉन्ड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा है दैट इज अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स, वो है बॉन्ड पैरामीटर्स। और बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर
जो सबसे पहला बॉन्ड पैरामीटर है दैट इज बॉन्ड लेंथ। जो हमें सबसे पहला पैरामीटर जो डिफाइन करना है, सॉरी बॉन्ड लेंथ नहीं, कोवेलेंट रेडियस। जो सबसे पहला पैरामीटर डिफाइन करना है दैट इज कोवेलेंट रेडियस। वो हमें बताना है कोवेलेंट रेडियस विद एग्जांपल। एग्जांपल की मदद से आपको कोवेलेंट रेडियस के बारे में बताना है। तो देखिए कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन कर लेते हैं। हमने इसको चैप्टर नंबर 3 में भी डिफाइन किया हुआ है कि कोवेलेंट रेडियस किसको बोला जाता है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस तो इट इज 1/2 ऑफ internuclear distance, 1/2 of internuclear distance between two identical atoms, between two identical atoms which are joined by covalent bonds, which are joined by covalent bonds। जो covalent bonds की मदद से जुड़े हुए हैं, ऐसे दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर आप 1/2 कर दोगे तो वो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं 2 क्लोरीन एटम्स को ले रहा हूं, यहां पर क्लोरीन एटम 1 है, यहां पर क्लोरीन एटम 2 है। तो इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब इनके न्यूक्लियस को जोड़ती हुई लाइन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। ये डिस्टेंस को अगर आप हाफ से डिवाइड कर दो, सॉरी इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगा दैट इज कोवेलेंट रेडियस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन, यहां पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स जो है वो होता है 198 पिकोमीटर्स। यहां पर बच्चों ये जो डिस्टेंस है वो 198 पिकोमीटर्स होता है। देखिए कितनी छोटी वैल्यू है। तो कहने का मतलब कि जो कोवेलेंट रेडियस आएगा वो इसका हाफ होगा। तो कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 198, दैट इज 99 पिकोमीटर्स। उसका वैल्यू कितना हो जाता है 99 पिकोमीटर्स। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमको समझना है वो है वांडर वाल्स रेडियस। ठीक है, वो है वांडर वाल्स रेडियस। समझिएगा ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वांडर वाल्स रेडियस। ठीक है, तो वांडर वाल्स रेडियस को डिफाइन करने से पहले मैं यहां पर उस फिगर को ड्रॉ कर देना चाहता हूं। देखिए वांडर वाल्स रेडियस जो है वो एक्चुअली में दो एटम्स के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूजफुल है। तो समझिए यहां पर मैं दो मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा हूं जो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो समझिए कि ये जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, बराबर, और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। यहां पर दूसरा क्लोरीन एटम है। ठीक है, यहां पर आपके पास, चलिए मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा, डेकोरेट कर देते हैं इसको, बराबर। और यहां पर आपके पास एक दूसरा क्लोरीन एटम है जो कुछ इस तरीके से दिखता है, बराबर। अब यहां पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, यहां पर इसको थोड़ा सा इस तरीके से टच कर देते हैं। तो देखिए यहां पर या तो एक काम कीजिए, इन दोनों को थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, नहीं तो ये गलत हो जाएगा।
ये आपके 2 क्लोरीन एटम्स हो गए, ठीक है। यहां पर आपके अगेन 2 क्लोरीन एटम्स हो गए। आप क्या कर रहे हो, इनका कोवेलेंट रेडियस निकालने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आपको मेजर करना है। यहां पर इन दोनों के डिस्टेंस को आपको मेजर करना है। इन दोनों के डिस्टेंस को मेजर करने के बाद इस वैल्यू को आप हाफ कर दोगे। तो वान डेर वाल्स रेडियस को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज 1/2 ऑफ distance between two identical atoms of two different molecules। यहां पर जो वान डेर वाल्स रेडियस है वो वान डेर वाल्स फोर्स से जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स के बीच में आता है। देखो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है और ये भी क्लोरीन मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि 2 क्लोरीन एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका रेडियस भी हम लोग निकाल चुके हैं। इसका रेडियस जो था दैट इज 198 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 99 पिकोमीटर आया था, जिसको आपने कोवेलेंट रेडियस बोला था, जिसको आपने R कोवेलेंट बोला था। तो इस R कोवेलेंट की मदद से ये दोनों क्लोरीन एटम्स जो है वो जुड़े हुए हैं। अब आपको पता है कि 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल भी तो पास में बैठे हुए हैं ना, तो उनके बीच में भी तो कोई फोर्स होगा। वो फोर्स कौन है? तो वो वान डेर वाल्स फोर्स है। तो हमें वान डेर वाल्स रेडियस डिफाइन करनी है, तो वो हो जाएगा 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स। तो ये दोनों के 1 एटम्स के बीच का डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया। इस डिस्टेंस की 1/2 वैल्यू को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? तो उसको ही हम लोग बोल देते हैं कोवेलेंट रेडियस, सॉरी वान डेर वाल्स रेडियस। तो ये जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 360 पिकोमीटर्स। तो यहां पर आपका R वान डेर वाल्स क्या होगा? R वान डेर वाल्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाइज ऑफ 2 एटम्स। Distance between nuclei of 2 atoms of 2 different molecules। 2 different molecule की न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो ये डिस्टेंस जो है वो 360 पिकोमीटर्स था, डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपका जो वान डेर वाल्स रेडियस आ जाएगा वो हो जाएगा 180 पिकोमीटर्स। अब समझो बेटा, हमेशा ऑलवेज, मैं ऑलवेज बोल रहा हूं, R वान डेर वाल्स इज ग्रेटर देन R कोवेलेंट। देखो यहां पर भी ये चीज सही हो रही है, ठीक है। ऑलवेज वान डेर वाल्स रेडियस जो है वो कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में समझना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था वो 26 था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है दैट इज अबाउट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या है, एक्सप्लेन करो। चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। बॉन्ड एंगल क्या है, एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 27 बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल किसको बोलते हैं? तो बॉन्ड एंगल इज defined as angle between two orbitals, angle between two orbitals containing bonding electrons, distance between two orbitals containing bonding electrons, containing bonding
containing bonding electrons around central metal atom, around central atom बोल दीजिए, मेटल एटम बोलना गलत हो जाएगा, हर बार मेटल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अराउंड सेंट्रल एटम जो बॉन्ड एंगल है उसको मेजर किया जाता है डिग्रीज में, मेजर्ड इन डिग्री एक्सपेरिमेंटली, उसको एक्सपेरिमेंटली डिग्रीज के अंदर मेजर किया जाता है। अब बॉन्ड एंगल को डिफाइन तो कर लिया, बॉन्ड एंगल के यूजेस क्या क्या है। तो बॉन्ड एंगल जो है वो हमने अभी देखा कि ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल दिखाता है, तो यहां पर हमें वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स दिखाता है। यूजेस, तो फर्स्ट यूज जो है, इट शोज distribution of orbitals, it shows distribution of orbitals and hence depicts the shape of the molecule, the shape of the molecule, वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बता देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम H2O के अंदर बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहां पर ये वाला जो बॉन्ड एंगल है उसका वैल्यू है 104.5, 104.5 डिग्री, ठीक है। अगर आप इसको ऑर्बिटल पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 104.5 डिग्री, क्लियर हुआ। तो इसको हम बोल देते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, क्लियर हुआ सब लोगों को। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। बॉन्ड एंथैल्पी हमें वाटर मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बॉन्ड एंथैल्पी, क्वेश्चन नंबर 28 बॉन्ड एंथैल्पी। और अभी हमें वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर के लिए डिफाइन करनी है। देखिए बॉन्ड एंथैल्पी इन H2O। तो सबसे पहले तो बॉन्ड एंथैल्पी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करनी है। बॉन्ड एंथैल्पी is defined as amount of energy। बॉन्ड एंथैल्पी अगर हमें डिफाइन करना है तो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of bonds of same टाइप के एक मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। जो बॉन्ड एंथैल्पी का यूनिट है इट इज किलोजूल पर मोल। बॉन्ड एंथैल्पी का जो यूनिट है इट इज किलोजूल पर मोल। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर के लिए हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं, तो देखिए पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इन H2 मॉलिक्यूल द हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी है उसका वैल्यू है 435.8 किलोजूल, 435.8 किलोजूल पर मोल। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी का जो वैल्यू है दैट इज 435.8 किलोजूल पर मोल। अब बॉन्ड एंथैल्पी जितने बॉन्ड्स ज्यादा हो उतना बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर देयर इज ट्रिपल बॉन्ड,
यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अगर उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट करना हो, एक मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अगर उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट करना हो, तो जो डेल्टा H का वैल्यू चाहिए, जो डेल्टा H का वैल्यू चाहिए दैट इज 946.0 किलोजूल पर मोल। यहाँ पर जो एनर्जी चाहिए वो है 946 किलोजूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब समझना बॉन्ड एंथैल्पी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है इट इज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, समझना। इफ बॉन्ड इज ब्रेकिंग, बॉन्ड एंथैल्पी का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज breaking of bond is always endothermic। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, और उस केस में जो बॉन्ड एंथैल्पी है, जो उस केस में बॉन्ड एंथैल्पी है वो आपका पॉजिटिव होगा। बट अगर हम फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, और इन सच अ केस बॉन्ड एंथैल्पी इज नेगेटिव। जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो वहां पर नेगेटिव है। अच्छा, उतना भी समझना है कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो स्टेबिलिटी का मेजर है। बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो स्टेबिलिटी का मेजर है। जितना बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि उसको डिकम्पोज करने के लिए या तोड़ने के लिए, डिग्रेड करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर देखें, तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा होगा, ये काफी ऑब्वियस सी बात है। डबल बॉन्ड के लिए इन बिटवीन होगा, डबल बॉन्ड के लिए इन बिटवीन होगा, और यहां पर सिंगल बॉन्ड के लिए, यहां पर सिंगल बॉन्ड के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू है वो सबसे कम होगा। ठीक है, अब बॉन्ड एंथैल्पी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए देखते हैं, बराबर। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। बॉन्ड एंथैल्पी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर के लिए देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर वाटर के अंदर आपको पता है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वाटर जो है उसके अंदर आपको 2 OH बॉन्ड जो है वो तोड़ने के हैं, बराबर। तो आइए समझते हैं कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कैसे बॉन्ड एंथैल्पी चेंज होता है। बॉन्ड एंथैल्पी फॉर polyatomic molecules, for polyatomic molecules like water। तो देखो, polyatomic molecules के लिए it is complex। for polyatomic molecules, अगर हम polyatomic molecules की बात करें तो ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कॉम्प्लेक्स होती है, उसका जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे अगर हम एक वाटर की बात करें, वाटर की, बराबर, तो वाटर के अंदर आपको क्लियरली पता है कि आपको 2 OH बॉन्ड तोड़ने हैं, बट वहां पर 2 OH बॉन्ड तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो सेम नहीं है। जैसे पहले केस में H2O गैस विल गिव यू H गैस प्लस OH गैस, यहां पर भी आपने HOH बॉन्ड तोड़ा है, और दूसरे केस में जो OH गैस है दैट विल गिव यू O गैस प्लस H गैस। तो दोनों ही केसेस में आपने यहां पर OH बॉन्ड ही तोड़ा है,
लेकिन डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो दोनों के ही अंदर अलग अलग है। डेल्टा एच का वैल्यू यहां पर है 502 किलो जूल्स पर मोल, 402 किलो जूल्स पर मोल, और यहां पर इट इज 427 किलो जूल पर मोल। अब समझना हो क्या रहा है। तो यहां पर आपके पास वाटर था, बराबर, आपने पहले ये बॉन्ड तोड़ा, मतलब OH बॉन्ड तोड़ा। अब उसके बाद जो OH बचा उसके अंदर से भी आप यही बॉन्ड तोड़ रहे हो। तो here two different amount of energy is required to break same OH bond. Why? क्योंकि एटमॉस्फेयर ऑफ सराउंडिंग एटम्स इज डिफरेंट। एटमॉस्फेयर ऑफ सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट। यहां पर सराउंडिंग एटम है उसका एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट है। समझो, एक बार आपने H2O में यहां पर बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो पहले आप क्या कर रहे हो, OH बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो H2O में से H अलग करना है। अब आपको OH में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना है। तो दोनों ही साइड पे जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग है, तो एक ही बॉन्ड तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जीज आए तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स बात हो जाएगी। इसके लिए ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकाल लेते हैं। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा, तो यहां पर अगर मैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लिखने का ट्राई करूं तो यहां पर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज टोटल एंथैल्पी टू ब्रेक दिस बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, देखिए तो ये कैसे होगा। तो इन सच अ केस टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज फाइंड आउट। सो टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, यहां पर कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ all bond enthalpies divided by total bonds। यहां पर sum of all bond enthalpies divided by total bonds। तो bond enthalpies का sum कितना है, तो यहां पर sum जो था that was 50 वैल्यू जो था that was 502 plus 427, 502 plus 427 divided by 2। अगर आप इसका सम अप करेंगे तो you will get up 464.5 किलोजूल पर मोल। तो यहां पर हमको समझ में आया कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो रियल सेंस में कौन सी बॉन्ड एंथैल्पी है बच्चों, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो यहां तक इस लेक्चर के अंदर कंटेंट को कवर करते हैं। रेस्ट ऑफ द कंटेंट को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिएगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।